हाँ, वेलकम बैक क्लास। ग्रेविटेशन मोशन में हमको केप्लर्स लॉ जो है वो एक छोटा सा टॉपिक था जो वहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसमें से एक और नई वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। जोहानेस केप्लर काफ़ी रिनोन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका इस प्लैनेटरी मोशन या ग्रेविटेशन के इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। उन्होंने 3 ऐसे लॉज दिए थे जिसकी वजह से हम लोग को प्लैनेटरी मोशन स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। आज हम उन्हीं लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, हेडिंग डाल दीजिएगा केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए, सबसे पहले तो हम तीनों लॉस पहले जान लेते हैं, ठीक है। वरना एक एक करके पहले लॉ के स्टेटमेंट्स देखते हैं, ठीक है, और फिर साथ साथ में उसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉ देखिए, उसका स्टेटमेंट लिखिएगा। हाँ, पहले लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, फिर आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसका मैथमेटिकल प्रूफ जो भी रहेगा वो लोग देखेंगे। ये पहला स्टेटमेंट है, ऑल द प्लैनेट्स move around the sun in elliptical orbits with sun at one of the focus, not at the center of orbit, not at the center of orbit, ठीक है। ठीक है, ये केप्लर बाबा का फर्स्ट लॉ है, इसी को अपन लॉ ऑफ ऑर्बिट का नाम भी देते हैं, ठीक है। देखिए, ये लॉ क्या बताना चाहता है समझो। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि मान के चलो ये है अपना सुंदर टिकाऊ सन, ठीक है। ये भाई साहब है अपने अर्थ, धरती माता जहाँ पे अपन लोग रहते हैं, और अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन मेरी गो राउंड, गोल 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 गोल। ये हम लोगों ने पढ़ा था और इसके हिसाब से हमने काफ़ी कैलकुलेशंस देखे थे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, या सैटेलाइट्स में जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। लेकिन रियलिटी में जो मेरे पास जो पाथ जो रहता है प्लैनेट का अराउंड द सन, ठीक है, वो मेरे पास पाथ जो है सर्कुलर नहीं, एक एलिप्टिकल पाथ रहता है। एलिप्स क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, याद करो। 100 टाइप का एक स्ट्रक्चर आ रहा था आईएएस में, जिसमें अपन उन्होंने 2 फोकस बताया था, ठीक है। तो बेसिकली जो अर्थ, जो प्लैनेट्स जो सन के अराउंड जो पाथ में जाते हैं, दैट इज नॉट अ सर्कुलर पाथ, दैट इज एन एलिप्टिकल पाथ, दैट इज एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो प्लैनेट्स गो अराउंड द सन एट एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। Planets go around the sun at an elliptical path with sun at one of the focus of the path. With sun at one of the focus of the path. ठीक है, of the ellipse. समझ आ रही बात, ठीक है। मतलब सन के अराउंड जो प्लैनेट जा रहा है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा होता है, ठीक है। और सच दैट के सन इज वन ऑफ द फोकस, मतलब सन का जो सेंटर जो रहेगा दैट विल बी लाइंग एट वन ऑफ द फोकस ऑफ दिस एलिप्टिकल पाथ। समझ आ रही बात, ठीक है, समझा। तो अभी तक जो हम लोग देखते हुए आए थे कि सन सेंटर में है और उसके आसपास मेरे पास अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा था, या प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा था, ये गलत, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पाथ सर्कुलर नहीं, पाथ कैसा होता है, एलिप्टिकल। और सन सेंटर पे नहीं होता है, सन कहाँ पे होता है, वन ऑफ द फोकाई पे होता है, ठीक है। क्योंकि अगर सेंटर में देखूंगा तो एग्जैक्ट सेंटर यहाँ पे आ रहा है, वो एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रहता है, वो रहता है मेरे पास फोकाई। समझ में आ रही बात, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केप्लर्स लॉ, ठीक है। और इस लॉ के हिसाब से हम लोग काफी कुछ और बातें भी डिफाइन कर सकते हैं, और बातें भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इससे हम लोग और क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग को मुझे आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब सन एट वन ऑफ द फोकस आरियस में, ठीक है, तो जब अगर आप अच्छे से देखोगे कि प्लैनेट जब मेरे पास रिवॉल्व होते हुए जा रहा है, तो क्या प्लैनेट की सन से जो डिस्टेंस है, प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है, सन के सेंटर से जो डिस्टेंस है प्लैनेट का, क्या वो डिस्टेंस मेरे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या वो डिस्टेंस चेंज होता जाएगा? सर वो डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। पहले डिस्टेंस इतना था, फिर इतना 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 इतना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास सन एट वन ऑफ द फोकाई है, ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। जब मेरे पास प्लैनेट रिवॉल्व करते हुए जा रहा हूँ, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। समझ में आ रही बात। जब मेरे पास रिवॉल्व करते हुए आ रहा है तो पहले डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर वापस यहाँ से बड़ा 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 यहाँ पे मैक्सिमम, फिर कम हुआ, फिर मैक्सिमम, फिर कम हुआ, फिर मैक्सिमम। समझ में आ रही बात, ठीक है।
दिस पोजीशन, ठीक है, जब मैं प्लैनेटरी मोशन की बात करता हूँ तो जब सन प्लैनेट से अक्रॉस जा रहे होते हैं तो डिस्टेंस, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द सन, ठीक है, उस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं पेरिहीलियम। क्या बोलते हैं? पेरिहीलियम। आरियस में, और द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, ठीक है, उस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं एपीहीलियम। समझ रही बात? ठीक है, समझा? तो प्लैनेट का जो मेरे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट पे प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हो, उस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं पेरिहीलियम, और जिस पॉइंट पे प्लैनेट सन से फारदेस्ट डिस्टेंस पे हो, उस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं एपीहीलियम। आरियस में, अब आपको एलिप्स के बारे में कुछ बातें याद होगी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। एलिप्स में हम लोग ने कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन किया। एक तो था मेरे पास फोकस F1 F2, ठीक है, दो फोकाई थे मेरे पास F1 F2। उसके सिवा हम लोगों ने डिफाइन किया था एक सेमी मेजर एक्सिस, दिस डिस्टेंस वाज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस लेंथ वाज नोन एज सेमी माइनर एक्सिस। समझ में आ रही बात? ठीक है, दिस डिस्टेंस वाज इक्वल टू AE वेयर E वाज नोन एज इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये सारी चीजें अपन लोगों ने एलिप्स में ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। अब उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे अपन को आने वाला है, ठीक है। जैसा फिगर सिमेट्रिक यहाँ पे वैसी फिगर सिमेट्रिक यहाँ पे, जैसे फिगर सिमेट्रिक ऊपर है वैसी फिगर सिमेट्रिक नीचे, मतलब ये भी डिस्टेंस B होगा, ये डिस्टेंस भी A होगा, ये डिस्टेंस भी B। आइडियस में अगर अब मैं आपको बोलूँ कि इसका सेमी मेजर एक्सिस A है, सेमी माइनर एक्सिस B है और इसेंट्रिसिटी E है। आइडियस में अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एपीहीलियम एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड पेरिहीलियम, और इसमें फिलहाल अपने फर्स्ट नॉर्म में काम में नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके अपन को काम में आने वाला है, ठीक है। तो जितनी चीजें अभी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल लें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एपीहीलियम, ठीक है, अब सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है, तो बेसिकली फोकाई से फारदेस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मतलब मैं फोकस से इस पॉइंट की बात करूँ, समझ में आ रही बात? तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये डिस्टेंस पूछता हूँ, ठीक है, कि सन और एपीहीलियम के बीच का डिस्टेंस इतना रहेगा। अगर आप अच्छे से देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था AE, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था A, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया? AE प्लस A। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सन से मेरे पास एपीहीलियम तक की जो डिस्टेंस है, मान के चलो उसको मैं बोल रहा हूँ R स्मॉल है, ठीक है, R डिस्टेंस फिर एपीहीलियम, दैट इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस ये स्मॉल है, क्या करेगा, मतलब ये स्मॉल है वो स्मॉल में कंफ्यूजन नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एपीहीलियम इज A इंटू 1 प्लस स्मॉल। समझ में आ रही बात? वैसे अगर मैं आपको बात करूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड पेरिहीलियम, सर बड़ा ही आसान, सन और पेरिहीलियम के बीच का डिस्टेंस अगर आप अच्छे से देखोगे, टोटल डिस्टेंस A था, ये डिस्टेंस AE था, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया सर? A माइनस AE, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड पेरिहीलियम इज A माइनस AE, दैट इज A इंटू 1 माइनस। समझ में आ रही बात? जितनी बातें भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं वो हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो केपलर बाबा का फर्स्ट लॉ हम लोग को क्या बता रहा था? केपलर सर का फर्स्ट लॉ हम लोग को ये बता रहा था कि प्लैनेट जो है सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट पे जाते हैं विद सन का सेंटर एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द प्लैनेट, ठीक है, कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आ रही बात? मतलब वो मेरे पास एक सर्कुलर पाथ नहीं इलेप्टिकल पाथ था, अगर सर्कुलर पाथ पे था तो सेम डिस्टेंस r पे जा रहा था, यहाँ पे मेरे पास वो डिस्टेंस जो है चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट which is closest to the center of the sun, point on the orbit which is closest to the center of the sun, that is known as perihelion, and point which is lying on the orbit which is farthest from the center of the sun, that is known as aphelion। आगे उसमें अब यहीं पे अगर मैं सन और प्लैनेट्स की बात करता हूँ तो इसको पेरिहीलियन या एपिहीलियन बोलते हैं। आगे इसमें वहीं पे अब जो अर्थ के आसपास मून जाता है उसको भी हम लोग सर्कुलर मानते थे, लेकिन एक्चुअली में वो भी मेरे पास सर्कुलर पाथ में था। जो प्लैनेट्स के अक्रॉस जो सैटेलाइट जाते थे, यहाँ पे हम लोग सन का प्लैनेट के अक्रॉस देखेंगे। समझाने की बात? फिलहाल जो हम लोग सन एंड प्लैनेटरी मोशन देखेंगे, सन और प्लैनेट का मोशन देखेंगे, इस सन के अक्रॉस प्लैनेट्स कैसे मूव करें। वहीं पे अगर मैं प्लैनेट और सैटेलाइट का मोशन देख रहा हूँ समझाने की बात, तो उसमें भी सेम कहानी है कि वो मेरे पास इलेप्टिकल सैटेलाइट्स आर मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with
सेंटर ऑफ प्लैनेट लाइंग एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। और जो क्लोजेस्ट पॉइंट रहता है यहाँ पे हम लोग पेरिहिलियन बोलते हैं, वहां पे हम लोग बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। और वहां यहाँ पे हम लोग फारदेस्ट पॉइंट पे एपिलियन बोलते हैं, वहां पे हम लोग बोलते हैं एपीजी। समझ आ रही है बात, ठीक है। बाकी सारी कहानी सेम है, तो जो हम लोग सन और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वैसी सेम सिचुएशन प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बीच में भी रहती है, ठीक है। तो होपफुली फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड पेरिहिलियन इज a into 1 minus e, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एपिहिलियन इज a into 1 plus e। समझ में आ गया, पेरिहिलियन पास वाला, एपिहिलियन दूर वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, केप्लर्स सेकेंड लॉ। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल प्रूफ देंगे और देखते हैं सब लोग और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपका मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, पूरे लॉस कंप्लीट होने दो, फिर एक साथ ही पूरे होमवर्क देते हैं, बस सोचने में मजे आएंगे फिर। हाँ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देखिए, देखिएगा, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज in equal time, ठीक है। the line joining the sun and the planet sweeps out equal area and equal time, और second स्टेट मतलब इसी को अपन और कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, और the rate of sweeping area, ठीक है, the rate of sweeping area by the position vector of planet, the rate of sweeping area by position vector of planet with respect to sun remains constant, with respect to sun remains constant। सेकेंड लॉ का मतलब समझिए क्या होता है। हाँ, पहले लॉ से हमको ये तो समझ में आ गया सर कि जो हमारा पाथ है वो सर्कुलर नहीं, कैसा पाथ है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पाथ, विद सेंटर ऑफ सन लाइंग एट वन ऑफ द फोकस। साउंड थोड़ा सा फिगर अच्छा बनाता है। हाँ, ये स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहा है। मान के चलो कुछ टाइम पे, एट सम टाइम प्लैनेट मेरे पास यहाँ पे था, ठीक है। जैसे टाइम बीत रहा है, प्लैनेट मान के चलो मेरे पास ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, जैसे टाइम बीत रहा है तो ये प्लैनेट आगे बढ़ेगा, आएगा स्नेम, ठीक है। मान के चलो ये प्लैनेट जो है इस पॉइंट से आके इस पॉइंट तक आ गया, मान के चलो प्लैनेट ए से बी तक है, आरिया स्नेम ए से बी तक जाने के लिए मान के चलो उसको T1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा? T1 टाइम, आरिया स्नेम, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा? T1 टाइम। समझ में आ रही बात, ठीक है। उस T1 टाइम में मान के चलो यहाँ पे मेरे पास कुछ A1 एरिया उसमें शूट है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट है। याद करो पोजीशन वेक्टर क्या होता था? पोजीशन वेक्टर वाज द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अपन लोग बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन बोल रहा हूँ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जो सन के सेंटर से प्लैनेट के सेंटर को पॉइंट कर रहा हो, प्लैनेट की सेंटर की पोजीशन बता रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सन, दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। हमारी बात, जो सन के रिस्पेक्ट में प्लैनेट की पोजीशन बता रहा है, ऐसा वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। तो कुछ इनिशियल टाइम पे t=0 पे मेरे पास पोजीशन वेक्टर ये था, कुछ t1 टाइम के बाद पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये आ गया। तो जब मेरे पास पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ पे आया तो उसने एक एरिया स्वीप किया, इतना एरिया स्वीप किया। हमारी बात, वो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसने इतना एरिया कवर कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मान के चलो इस एरिया को मैं बोल रहा हूँ A1, ठीक है।
मान के चलो दिस पॉइंट इनिशियल पॉइंट वाज ए, दिस पॉइंट वाज बी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम दूसरा पॉइंट ले लूँ, मान के चलो पॉइंट सी, ठीक है, उस टाइम पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये रहेगा, हमारी बात, ठीक है। एक काम करो, पॉइंट सी यहाँ पे मतलब वरना फिर आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लोगे। पॉइंट सी कुछ यहाँ पे, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। फिर से प्लैनेट जब मेरे पास पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंच गया, अब मान के चलो सी से वो कुछ t1 टाइम में, सेम टाइम में मान के चलो वो पॉइंट बी तक जाएगा, सेम पॉइंट में मेरे पास वो पॉइंट बी तक जाएगा, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये आएगा। आरियस में अब जब वो ए से बी जा रहा था t1 टाइम में और सी से डी जा रहा था सेम t1 टाइम में, क्या आपको ये बात पता है कि वेलोसिटी सेम रहेंगी? नहीं सर, अभी सर्कुलर ऑर्बिट तो है नहीं, तो ऐसे तो जरूरी नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेंगी। आरियस में याद करो, वेलोसिटी जो थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर थी। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है मेरे पास, वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही थी। आगे भी हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, ठीक है। फिलहाल मुझे ये तो पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो क्या सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा? क्या नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि सेम टाइम में मान के चलो उस इस पोजीशन वेक्टर ने A2 एरिया स्वीप किया है। कितना एरिया स्वीप किया है? A2 एरिया। तो हम लोग ने क्या देखा कि अगर मैं टाइम सेम देखूं तो जितना वो पोजीशन वेक्टर एरिया स्वीप कर रहा है, जितना पोजीशन वेक्टर एरिया स्वीप कर रहा है, यहाँ पे A1 एरिया, यहाँ पे A2 एरिया, तो अगर मेरे पास टाइम जो है वो इक्वल थे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया स्वीप हो रहे हैं वो भी मेरे पास इक्वल आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया स्वीप हो रहा है वो भी मेरे पास इक्वल आ रहा है। आ रही बात समझ? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे केप्लर्स सेकंड लॉ मेरे पास क्या था कि पोजीशन वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पोजीशन वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आ रही बात समझ? ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग ने एक टर्म डिफाइन कर दिया, एरिया वेलोसिटी। आ रही है समझ? अब एरिया वेलोसिटी क्या है? एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब क्या मेरे पास कांस्टेंट रेट से एरिया कवर कर रहा है क्या? नहीं सर, मेरे पास तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, तो जिस रेट से एरिया कवर कर रहा है वो भी पता नहीं सेम है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको छोटे से टाइम da/dt डिफाइन कर दिया। अब इसमें इंस्टेंटेनियस एरिया वेलोसिटी। सर मेरी बात, एरिया वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं इंस्टेंटेनियस एरिया वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, da/dt। आ रही है इसमें? तो बेसिकली मेरे पास ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास इक्वल एरिया कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब आप यहाँ की एरिया वेलोसिटी देखो A1/T1, ये यहाँ की एरिया वेलोसिटी देखो A2/T2, दोनों एरिया वेलोसिटी मेरे पास सेम आएगी। आ रही है इसमें? तो इसी स्टेटमेंट का दूसरा फंडा क्या रहता है मेरे पास? फंडा दूसरा बोलने का तरीका क्या है कि planet goes around the sun such that it moves with constant aerial velocity. It moves with constant aerial velocity. मतलब जितना एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है टाइम t1 में, उतना ही एरिया यहाँ पे कवर करेगा टाइम t2 में। आ रही है इसमें? मतलब इस बार डिस्टेंस इक्वल नहीं कवर कर रहा है, इस बार जो एरिया स्वीप कर रहा है वो पूरा इक्वल रहेगा। हमारी बात, ठीक है। दिस इज केपलर बाबा का सेकेंड लॉ, ठीक है। अब सर लॉ तो हमको समझ में आ गया, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखो कैसा है। स्टेटमेंट तो होपफुली समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली हम लोग इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। वापस से डायग्राम नया बनाते हैं। मान के चलो t=0 पे पार्टिकल यहाँ पे, सॉरी प्लैनेट जो है वो यहाँ पे आरियस में, ठीक है। सच दैट दिस डिस्टेंस वाज r1 एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v1, समझ रही बात? ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं देखूंगा, अगर मैंने लास्ट टाइम इंटरवल देखा, मान लीजिए जैसे कि अपने t1 टाइम देखा था, तो यहाँ पे मेरे पास पोजीशन वेक्टर की लेंथ r1 थी, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की लेंथ मेरे पास r2, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स r1 r2 v1 बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लार्ज इंटरवल नहीं एक स्मॉल इंटरवल की बात करूँ, मान के चलो dt इंटरवल। आगे उसमें dt इंटरवल, क्योंकि अगर मेरे पास छोटे से dt इंटरवल में कांस्टेंट आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि आगे भी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा या नहीं, मैं कमेंट कर सकता हूँ। तो देखते हैं, ठीक है। मान के चलो t=0 पे प्लैनेट यहाँ पे था, कुछ dt टाइम के बाद प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। काम करो, मैं प्लैनेट की सिर्फ सेंटर शो कर रहा हूँ, ठीक है। प्लैनेट जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
आरईएस में अब अगर मान के चलो ये R1 डिस्टेंस है तो ये कुछ R1 माइनस dr डिस्टेंस होगा, क्योंकि dt में ज्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस तो आया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से R1 से मेरे पास R1 माइनस dr आया हुआ, उसको अप्रोक्सीमेटली मैं R1 लिख सकता हूँ, उसको अप्रोक्सीमेटली मैं R1 लिख सकता हूँ। समझ आ रही बात, ठीक है। इस इंस्टेंट पे हमने बोला था कि मान के चलो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आरईएस में v1 वेलोसिटी से। अब अगर मैंने लार्ज इंटरवल देखा होता तो मेरे पास वेलोसिटी v1 कांस्टेंट रहती है या चेंज हो जाती, कुछ चेंज होती, v1 से मान के चलो यहाँ पे v2 हो जाती। लेकिन छोटे से dt इंटरवल के लिए, छोटे से dt इंटरवल के लिए मैं मान सकता हूँ कि मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी। हाँ सर, मैं मान सकता हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट आरईएस में, ठीक है। अब अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये लेंथ मैं कमेंट कर सकता हूँ, मान के चलो इस लेंथ को मैं dl बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, dl। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी स्पीड से आ रहा था, v1 स्पीड से आ रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू v1 इंटू dt। तो इस dl डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 इंटू dt आरईएस में, ठीक है। मतलब ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर v1 dt एंड दिस वाज पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर आरईएस में, ठीक है। इस इंटरवल में dt इंटरवल में मान के चलो इसने इतना एरिया कवर किया जिसको मैं dA एरिया बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, dA एरिया आरईएस में, ठीक है। अब आप लोग को याद होगा हम लोग ने वेक्टर्स में पढ़ा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मेरे पास एक वेक्टर है मान के चलो a वेक्टर, एक वेक्टर है मेरे पास मान के चलो b वेक्टर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता था मेरे पास, हाफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। और इसमें अगर मैं पूरा पैरेललोग्राम बना दूं तो मेरे पास हाफ की जगह पूरा फुल आ जाता है a क्रॉस b वेक्टर। और इसमें तो फिलहाल मैं सिर्फ ट्राइंगल की बात करूँ क्योंकि मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ a क्रॉस b। अब a क्रॉस b क्या होता है मेरे पास, हाफ इंटू ab साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बता रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हाफ ए बी साइन थीटा। आइए उसमें, हाँ, A was the magnitude of first vector, B was the magnitude of second vector, and theta is the angle between the two vectors। और angle between the two vectors तब बताते हैं हम लोग, तब डिफाइन कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जुड़ी हो। आइए उसमें, अब यहाँ पे कौन से दो वेक्टर्स हैं जो ट्राइंगल बना रहे हैं, एक है r1 वेक्टर और एक है ये v1 dt है जिसको अपन लोग dl वेक्टर बोलते हैं, जिसको अपन लोग dl वेक्टर बोलते हैं। आइए उसमें एक काम करो, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा और जूम करके बना देता हूँ। ठीक है, dl की वैल्यू अभी v1 dt याद रखिए थोड़ी। हाँ, इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊंगा। दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज dl वेक्टर। आइए इसमें, तो r1 वेक्टर और dl वेक्टर से जो ट्राइंगल बना होगा उसका एरिया होगा मेरे पास हाफ r1 क्रॉस dl वेक्टर, ठीक है। एरिया विल बी इक्वल टू, अब ये जो एरिया छोटा सा एरिया dA मैंने बोला था, तो dA इज इक्वल टू हाफ r1 क्रॉस dl। तो dA इज इक्वल टू हाफ इनटू r1 क्रॉस dl विल बी इक्वल टू r1 dl sin थीटा इनटू n कैप, r1 dl sin थीटा इनटू n कैप। आ रही है इसमें। अब n कैप का डायरेक्शन कौन सा है सर, r1 वेक्टर आगे की तरफ है, dl वेक्टर यहाँ की तरफ है, मतलब मेरे पास n कैप आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है मेरे पास। समझ आ रही बात, ठीक है। तो dA वेक्टर मेरे पास फिलहाल आ गया हाफ r1 dl sin थीटा बाहर की तरफ। आइए इसमें, अब r1 इज दिस लेंथ, चलो सर पहले से दिया, dl इज दिस लेंथ व्हिच वाज इक्वल टू v1 dt। तो मैं dl को क्या लिख सकता हूँ, v1 dt हाफ इनटू r1 इनटू v1 dt इनटू sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एन r1 एंड dl वेक्टर, ठीक है। अब r1 वेक्टर यहाँ पे, dl वेक्टर यहाँ पे, तो क्या इसको मैं एंगल थीटा बोल सकता हूँ क्या, नहीं सर, अभी टेल से टेल जुड़ी नहीं, तो आपको r1 आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। नाउ दिस इज एंगल थीटा। और इसमें खैर इसकी ज़्यादा तो मुझे जरूरत नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप इज बाहर की तरफ। समझ आ रही बात, ठीक है। हाँ भाई, ये आ गया मेरे पास एक रीजन, ठीक है, जो मेरे पास dA वेक्टर की बात कर रहा है। आइए इसमें, अब एक बात देखो, जब प्लैनेट मेरे पास सन के अक्रॉस मूव कर रहा है, जब प्लैनेट मेरे पास सन के अक्रॉस मूव कर रहा है आरियस में, ठीक है, तो
एक तरीके से देखा जाए कि प्लैनेट जो मेरे पास सन के अक्रॉस जा रहे हैं वो कौन से फोर्स की वजह से जा रहे हैं, कौन से फोर्स के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, सिर्फ सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। आरईएस में इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स आरईएस में, और उसी के इन्फ्लुएंस में ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे जा रहा है। हमारी बात ठीक है। हाँ, अगर मैं इस प्लैनेट का, मान के चलो प्लैनेट का मास स्मॉल है, इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, इस प्लैनेट की एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करूं विद रिस्पेक्ट टू सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन, मतलब मैं सन के रिस्पेक्ट में प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करूंगा। इसमें तो आपको याद होगा, अब ये मैं इसको पॉइंट साइज पार्टिकल अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट साइज पार्टिकल के लिए मैंने क्या देखा था कि मान के चलो मेरे पास पार्टिकल ऑफ मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर, ठीक है, एट पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। आ रही है इसमें। तो इस पॉइंट साइज पार्टिकल क्या जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आता था, दैट वाज इक्वल टू r क्रॉस p, दैट वाज इक्वल टू r क्रॉस p, मतलब r क्रॉस mv वेक्टर व्हिच इज mr क्रॉस p। आगे इसमें ये अपन लोग ने रोटेशन में देखा था जब अपन लोग एंगुलर मोमेंटम समझ रहे थे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट साइज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू r क्रॉस p, ठीक है, वेयर p इज लीनियर मोमेंटम, तो हो गया मेरे पास r इन क्रॉस mv वेक्टर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट साइज पार्टिकल क्या हो गया मेरे पास mr क्रॉस v। वैसे एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट मूविंग विद वेलोसिटी v1 एट पोजीशन r1 will be equal to, angular momentum will be equal to r1 cross p, ठीक है। r1 क्रॉस एंगुलर लीनियर मोमेंटम कितना होगा मेरे पास mv1 वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ mr1 क्रॉस v1, ठीक है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो दिस इज एट t इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको याद होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन होती थी, ठीक है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व कर सकते हैं जब उस पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, जब उस पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे इसमें अब अगर मैं इस प्लैनेट की बात करूं तो इस प्लैनेट पे मेरे पास इकलौता फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ या नहीं, ठीक है। तो इस प्लैनेट पे जो नेट टॉर्क है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल टॉर्क आ सकता था। आगे इसमें अब टॉर्क होता है मेरे पास r क्रॉस f, ठीक है, तो r क्रॉस f इज mg वेक्टर, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है r इंटू f इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड f। r वेक्टर यहाँ पॉइंट कर रहा है, f वेक्टर अलोंग द रेडियस अंदर की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया सर 180, तो साइन 180 इज 0, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क मेरे पास कितना हो गया 0। इसका मतलब इस पॉइंट साइज पार्टिकल, इस प्लैनेट जो मैं पॉइंट साइज पार्टिकल अज्यूम कर रहा हूं उस पे मेरे पास नेट एक्सटर्नल टॉर्क हो रहा है 0। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क मेरे पास 0 है तो उससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और ये उसमें विच इज कुछ कांस्टेंट मान के चलो, ठीक समझ में आ रही बात। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मैं बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम कुछ कांस्टेंट k के बराबर होगा आर में, ठीक है, विच मीन्स कि m r क्रॉस v1 वेक्टर, r1 क्रॉस v1 वेक्टर इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट k आर में, ठीक है। इसका सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो m r1 v1 साइन थीटा, चलो पूरा वेक्टर फॉर्म में देते हैं, इनटू n कैप इज इक्वल टू k आर में, विच इज कांस्टेंट इक्वल टू k वेक्टर आर में, ठीक है। अब अगर मैं n कैप देखूं तो r वेक्टर यहां जा रहा है, v1 वेक्टर यहां जा रहा है, तो n कैप आ रहा है मेरे पास बाहर की तरफ। समझ आ रही बात, ठीक है, गुड। हाँ भाई ये रिजल्ट तो आ गया सर। एक बार इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को अच्छे से कंपेयर करें। r1 v1 साइन थीटा n कैप, r1 v1 साइन थीटा n कैप आ रही है इसमें। अगर मैं इस dt को यहाँ पे नीचे फेंक देता हूँ और इस हाफ का 2 यहाँ पे डाल देता हूँ तो r1 v1 साइन थीटा n कैप क्या 2 dA बाई dt के बराबर हो गया। r1 v1 साइन थीटा इंटू n कैप जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 dA बाई dt, पुट कर दो, ठीक है।
और ये कांस्टेंट मेरे पास किसका था, किसके बराबर था, एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर था, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इसको अपन लोग के वेक्टर बोल रहे थे, चलो इसको के रहने दो, फालतू में कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो मैं r1 v1 sin 3 इंटू एन के आपकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 da बाई डी टी, तो m इंटू 2 da वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के वेक्टर, और कॉन्स्टेंट के वेक्टर किसके बराबर है मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर के बराबर, आ गया नेम, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ da बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2, da बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, आ रही है उसमें क्या, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, अब क्योंकि नेट टॉर्क 0 है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, और ये पूरा टर्म है किसके बराबर, da बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या थी, एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कितना एरिया स्वीप कर रहा है पर यूनिट टाइम, कितना एरिया स्वीप कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो कितना एरिया स्वीप कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एरियल वेलोसिटी, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम बाय द पोजीशन वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू L बाय 2, व्हिच इज इक्वल टू L बाय 2, तो ये है केपलर बाबा का सेकेंड लॉ, ठीक है, गुड, ठीक है। ऑल्दो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको इसका जो है क्या बोलते हैं फाइनल रिजल्ट काम में आने वाला है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली स्टेटमेंट काम में आने वाला है, लेकिन आई सजेस्ट ये प्रूफ जो है ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इसी पे बहुत सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आया था कि फिजिक्स की प्रैक्टिस करना है तो इनकी प्रूफ्स की प्रैक्टिस करो, वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो होपफुली केपलर्स का सेकंड लॉ क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड एंड फाइनल लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा वैसे ये जो सेकेंड लॉ जो है केपलर्स सेकेंड लॉ, इसको अपन लोग लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हाँ भाई हेडिंग डालिएगा केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ पीरियड्स ही है, लॉ ऑफ पीरियड्स, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसके बाद इसका मैथमेटिकल प्रूफ और क्या क्या अपन लोग समझ सकते हैं और क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं वो अपन लोग देखेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ समझ में आ गया होगा। सेकेंड लॉ में हम लोग को जब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट प्रूफ करना था तो हम लोग ने वो प्रूफ किया था यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट लिखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, time period of revolution of a planet in its orbit around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical path around the sun. Semi-major is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical path around the sun. स्टेटमेंट का मतलब सुन लो क्या है, अपना सुंदर सन, अपनी प्यारी अर्थ, हाँ हमको ये तो समझ में आ गया था कि सर जो मेरे पास जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल है,
लेकिन एक बात अभी भी अपन लोग देखेंगे तो जितने ड्यूरेशन में ये एक चक्कर काटता है सन का 365 डेज जिसको अपन लोग बोलते थे आरियस में, दैट रिमेन्स फिक्स, दैट रिमेन्स फिक्स। जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो 365 डेज, कोई और प्लैनेट की बात करूँ तो कुछ और आरियस में, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट मेरे पास कितने दिन में एक चक्कर काटता है, ठीक है, कितने टाइम में एक चक्कर काटता है, दैट रिमेन्स फिक्स। इसका मतलब अभी भी प्लैनेटरी मोशन मेरे पास एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही, एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही। और पीरियोडिक मोशन में हम लोग एक टाइम पीरियड कैपिटल टी डिफाइन करते हैं। व्हाट वाज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड वाज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन टू कवर वन ऑसिलेशन, या तो फिर या टू कवर वन साइकिल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। आइए उसमें तो एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है उसको अपन लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। आइए उसमें, ठीक है। तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड क्या डिफाइन करेंगे, या फिर प्लैनेट्स के लिए जनरल टाइम पीरियड क्या डिफाइन करूंगा, द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, complete one revolution around the sun, to complete one revolution around the sun is known as time period of the planet। are you assuming? ठीक है, हाँ। अब एक काम करते हैं, जो हम लोग ने पहले गलत पढ़ा था ना, पहले वो देखते हैं। हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमको तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट भी नहीं पता था, जब हम लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हम लोग सर्कल ऑर्बिट मान के चलते थे। तो मान के चलो हमने सर्कल रेडियस r माना था और प्लैनेट वाज मूविंग विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v। आरियस में प्लैनेट वाज मूविंग विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v, where v was equal to अंडर रूट ऑफ gm/r। सुनना ये बात, ठीक है। अब एक चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगेगा, मुझे पता है कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, एक कंप्लीट चक्कर मतलब 2πr अपॉन वेलोसिटी v वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/r। ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, समझ आई बात। तो टाइम पीरियड आ गया था मेरे पास 2π अपॉन रूट gm, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा r की पावर 3/2, ये अंडर रूट ऊपर आ गया r की पावर 1 इंटू r की पावर 1/2, तो हो जाएगा r की पावर 3/2। समझ में आ रही बात। तो मेरे पास अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट मान रहा था तो हम लोग ने पढ़ा था कि टाइम पीरियड वाज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ gm इंटू r की पावर 3/2, ठीक है। अब 2π अंडर रूट ऑफ gm जो है ये तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। आ रही है उसमें, अब यहाँ पे 3/2 इसे इसमें स्क्वायर कर देते तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो अपन ने 9th-10th में कभी ये पढ़ा था कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट का क्यूब। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट का क्यूब। लेकिन सर अब पाथ तो सर्कुलर ही नहीं रहा, पाथ तो सर्कुलर रहा ही नहीं, तो सर ये रिलेशन में अब रेडियस ऑफ सर्कल ही रहा, तो अब ये पूरा रिलेशन गलत हो गया। नहीं सर, नेचर ऑफ रिलेशन सही था, नेचर ऑफ रिलेशन सही था, लेकिन क्योंकि आप नन्हे मुन्ने से बच्चे थे इस वजह से आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। पूरी सच्चाई में यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट का क्यूब नहीं, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब है। क्या आता है? सेमी मेजर एक्सिस, व्हिच वाज दिस लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। आ रही है इसमें, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आता है मेरे पास। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब सर वाह भाई वाह, मतलब हम लोग को ज्यादा कुछ गलत पढ़ाया नहीं गया था, हमारे टीचर्स वगैरह वहाँ पे भी सही थे, आपके ये टीचर भी एकदम सही है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, दिस इज द केप्लर्स थर्ड लॉ, व्हिच इज लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड क्यों बोलते समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है, कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। आ रही है समझ, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान के चलो अगर मैं दो अलग अलग प्लैनेट्स की बात करता हूँ, आ रही है इसमें, जैसे कि अगर मैं आपको फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, कि मेरे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो उसमें मैं एक ही प्लैनेट की बात कर रहा था कि वो एक प्लैनेट का पाथ इलिप्टिकल रहेगा। जो सेकंड लॉ जब मैंने देखा था, तो सेकंड लॉ मेरे पास था एरियल वेलोसिटी, तो मैं एक ही प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट कंपेयर करता था, एक ही प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट कंपेयर करता था। लेकिन जब मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, तो ये जो थर्ड लॉ है ये एक नहीं दो अलग अलग प्लैनेट्स को कंपेयर करने के हेल्प में आता है। ये थर्ड लॉ दो अलग अलग प्लैनेट्स को कंपेयर करने के हेल्प में आता है। जैसे कैसे, मान के चलो प्लैनेट 1 का मेरे पास सेमी मेजर एक्सिस था एक, प्लैनेट 2 का सेमी मेजर एक्सिस था मान के चलो मेरे पास 2 है, प्लैनेट 2 का सेमी मेजर एक्सिस था मेरे पास 2 है।
इसका टाइम पीरियड था मान के चलो T1, इसका टाइम पीरियड था T2। अगर आपको मान के चलो बोला गया है इफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इज A, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ सेकंड प्लैनेट इज 2A, देन फाइंड द रेशियो ऑफ T2/T1। आ रही है इसमें, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है, आ रही है इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A1 क्यूब, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A2 क्यूब, तो डिवाइड करने पे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हुआ होगा अपने पास, इज इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2, तो T1 अपॉन T2 इज अंडर रूट ऑफ A1 क्यूब अपॉन A2। आ रही है उसमें, मतलब फर्स्ट लॉ जो है एक प्लैनेट को स्टडी करने काम में आया था, सेकंड लॉ जो है वो भी एक ही प्लैनेट को अपन लोग स्टडी कर रहे थे, थर्ड लॉ इज द कंपैरिजन बिटवीन टू एंड मोर प्लैनेट्स, कि उनके टाइम पीरियड्स के बीच में क्या रिलेशन आ सकता है। ये मान के चलो एक ही प्लैनेट का जो सेमी मेजर एक प्लैनेट का जो है उसने अपना पाथ छोड़ के कोई दूसरे पाथ पे चले गया, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा, समझ आ रही बात, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो वो एक ही प्लैनेट या एक ही ऑर्बिट को की बात कर रहा था, लेकिन जो थर्ड लॉ है वो दो अलग अलग ऑर्बिट या दो अलग अलग प्लैनेट को कंपेयर करने के काम में आया, समझ आ रही बात, ठीक है। ये मतलब समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया बाकी सब हल है, ठीक है। चलो तो अब स्टेटमेंट तो सर समझ में आ गया कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है, ठीक है। इसका प्रूफ देखेंगे कैसे, इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है तो पेशेंस बनाए रखिएगा और साथ ही साथ न छोड़िएगा। देखो मान के चलो ये अपना वो पाथ था, इलेक्ट्रिकल पाथ, यहाँ पे सन है, ठीक है, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस ए, आई इसमें। अब पिछले रिजल्ट में हम लोग को ये समझ में आ गया था कि dA/dt इज इक्वल टू आता है L/2L, dA/dt जो आया था मेरे पास आया था L/2, आई इसमें, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस T, आ रही है इसमें, ठीक है। मैं दो पॉइंट्स को कंपेयर करता हूँ, मान के चलो एक पॉइंट एपीलियन को उसको मैं 0.1 बोल रहा हूँ और एक पॉइंट पेरीलियन को उसको मैं 0.2 बोल रहा हूँ। एपीलियन पे मान के चलो मेरे पास वेलोसिटी थी v1 और इसका जो डिस्टेंस जो था दैट इज r1, पेरीलियन पे जो वेलोसिटी थी वो थी मेरे पास v2 और जो डिस्टेंस जो था दैट इज इक्वल टू r2, आ रही बस मेन, ठीक है। अब ऐसे एक बात नोटिस करूँ, सेकंड लॉ में जो हम लोगों ने देखा था कि इक्वल एरिया कवर करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये थर्ड लॉ का प्रूफ नहीं, मैं सेकंड लॉ की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। सेकंड लॉ में आपको बोला था कि इक्वल एरिया कवर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आप पोजीशन वेक्टर ज्यादा है तो इक्वल एरिया की इसको यहाँ पे लेंथ ज्यादा चलनी पड़ेगी, और यहाँ पे मेरे पास पोजीशन वेक्टर की लेंथ ज्यादा है तो इस इक्वल एरिया के लिए कर्व वाली लेंथ कम चलनी पड़ेगी, और इसमें मतलब यहाँ पे कर्व वाली लेंथ कम चलनी पड़ेगी, लीनियर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इसमें मतलब जब प्लैनेट सन के ज्यादा पास होता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब प्लैनेट सन से ज्यादा दूर होता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। इस पर भी अपन क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ देखिए थर्ड लॉ की अगर हम प्रूफ की बात करें, ठीक है, तो हम लोग को किसी तरीके से टाइम पीरियड और डिस्टेंस r का फैक्टर जो था, जो सेमी मेजर एक्सिस a था उसका रिलेशन देखना, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, मुझे अभी तक क्या पता चला है कि जो मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, मेरे पास यहाँ जो एरियल वेलोसिटी जो थी वो मेरे पास कांस्टेंट थी, dA/dt वाज इक्वल टू L/2, ये हम लोगों ने सेकंड लॉ में डिराइव किया था, आ रही है इसमें, ठीक है। हाँ अगर मेरे पास एरियल वेलोसिटी पॉइंट पे कांस्टेंट है तो मैंने आपको देखा था कि अगर आपको मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, अगर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, रिवर्स में ही हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में देख रखा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एरियल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल आल्सो बी इक्वल टू टोटल एवरेज वेलोसिटी, टोटल एवरेज एरियल वेलोसिटी ऑफ द होल एरिया, ठीक है, ऑफ द होल चक्कर, समझना आपकी बात, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ या मैं टोटल एरियल वेलोसिटी की बात करूँ वो भी मेरे पास सेम रहेगी, रिवर्स में, ठीक है। अब अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन में जाता हूँ तो मैं टोटल एरिया कितना कवर करता हूँ, आपको पता होगा एरिया ऑफ एलिप्स वाज इक्वल टू पाई AB अपॉन, अब एक चक्कर कवर करने में कितना टाइम लगता है उसी को तो अपन लोग टाइम पीरियड कैपिटल T बोलते थे रिवर्स में, ठीक है। तो L/2m इज ऑल्सो इक्वल टू पाई AB अपॉन कैपिटल।
आ रही है उसमें, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई ए बी इंटू एम अपॉन एल। आ रही है उसमें 2 पाई ए बी इंटू एम अपॉन कैपिटल एल। आ रही है उसमें, ठीक है। बी जो होता था मेरे पास सेमी माइनर एक्सिस हाँ, सेमी माइनर एक्सिस जो होता था उसको हमको पता है कि वैल्यू जो रहती थी दैट वाज इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो b को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एम अपॉन कैपिटल एल इज एंगुलर मोमेंटम। आ रही है उसमें, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, आपको थर्ड लॉ का पूरा प्रूफ मुझको पूरा सॉल्व करके लाके बताना है। आ रही है उसमें, ठीक है। कोई डाउट है तो फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन इसका प्रूफ बहुत आसान है, करना क्या है वो मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा, लेकिन आपको सोल्यूशन खुद से एक बार ट्राई करना है। आज इसमें क्योंकि अगर आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अच्छे से समझ में आ गया तो थर्ड लॉ का प्रूफ आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपन ने डिराइव कर दिया कि टाइम इज इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर एम अपॉन कैपिटल। अब अगर आप अच्छे से देखो टाइम पीरियड जो आ रहा है वो 2 इंटू पाई, 2 और पाई कॉन्स्टेंट है, वो तो मेरे पास वैसे ही हट जाएगा जब मैं प्रोपोर्शनलिटी देखूंगा, ठीक है। 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर जो है, ई जो है इसेंट्रिसिटी वो भी मेरे पास कांस्टेंट है, वो भी हट जाएगा। मास एम ऑफ द प्लैनेट वो भी कांस्टेंट है। ये जो है एल एंगुलर मोमेंटम जो है इसको अपन लोग किसी तरीके से रिप्लेस कर। आ रही है इसमें हिंट दे रहा हूं मैं आपको, 0.1 और 0.2, 0.1 और 0.2 आ रही है इसमें। अब 0.1 और 0.2 मैंने देखा था कि जब मेरे पास प्लैनेट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे जा रहा था, इस पे नेट टॉर्क 0 आ रहा था किसी भी पॉइंट पे, नेट टॉर्क को ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, नेट टॉर्क मेरे पास 0 आ रहा था, मतलब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। तो पहले तो आपको एंगुलर मोमेंटम एट 0.1 एंड 0.2 कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कंजर्व करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ये मेरे पास प्लैनेट मूव कर रहा है, तो इस पे इकलौता फोर्स हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव नेचर। अगर मेरे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल सर। एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन क्या थी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ऐसे कोई 3 फोर्स लग ही नहीं रहे मेरे पास, सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशन विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकता हूँ। तो 0.1 और 0.2 पे एनर्जी कंजर्वेशन आ रही है उसमें, और इन रिजल्ट से आप एल को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। मुझे पूरा फाइनल सॉल्व करके आपको ये प्रूव करना है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू आता है। फाइनली आपको ये प्रूव करना है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। चलो